देखो बच्चा, इफ t इक्वल टू 0 इज द इंस्टेंट व्हेन आइस मेल्ट्स कंप्लीटली, है ना बेटा, आइस पूरा मेल्ट कर गया तो वो टाइम t है ना। तो सवाल कहता है फाइंड टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो पानी बन जाएगा, है ना बेटा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, टाइम टी के फंक्शन बताना है कि अंदर का टेम्परेचर टी समय के बाद कितना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो तुम पहले क्वेश्चन नोट कर लो, है ना बेटा, तुम क्वेश्चन नोट कर लो, मैं सॉल्व करूंगा इसको। क्वेश्चन नोट कर लो बच्चा, सवाल मैं ही सॉल्व करूंगा, तुम सिर्फ नोट करो क्वेश्चन। और चलो, क्वेश्चन नोट भी करना है, और तुमको 3 मिनट का समय दे रहा हूं एक्स्ट्रा सोचने के लिए। 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं सोचने के लिए, है ना। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं कर पाओगे 3 मिनट में, बस सोचो कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, यूट्यूब से मन हटाने का टिप्स, मन को कंट्रोल करने के लिए कोई टिप नहीं बेटा, खुद मन पे काबू करो। अब कमेंट नहीं, कमेंट स्टॉप, क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, बंद करना हो कमेंट में, मैं आंसर नहीं चाह रहा। रिक, मैं तो सब टाइम गेम खेलते रहता हूँ, गलत करते हो बेटा, कंट्रोल करो अपने ऊपर। टाइम क्रूसियल आ रहा है तुम्हारा, 12th में हो बच्चा, 12th में ऐसे करोगे? हम्म? इमामा इस्लाम ने पाला सही आंसर दिया है। बोलो भाई रेजो, बोलो बेटा। आवाज कट गई पीछे बेटा तुम्हारी, आवाज कट गई रेजो, बोलो। आयुष राज बोलो। नहीं बोला। रोशन कुमार, बोलना है बच्चा कुछ? और सर जब तक पूरा नहीं पिघलेगा आइस तो सर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही बात, जब तक आइस पूरा नहीं पिघलेगा तब तक टेम्परेचर सेम रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, है ना। सर कुछ तो चेंज होगा ना। नहीं बच्चा, तो पढ़ा है ना कैलोरीमेट्री में, 20 लाख पर एनम। कौन दे रहा है मुझे भाई, दे दो, बोलो भाई बोलो, जो बोलना चाहता है बच्चा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो रेजू सर पे वो जूम वाले लेक्चर्स नहीं चल रहे सर 2 जुलाई के बाद से। 2 जुलाई के बाद से नहीं चल रहे हैं लेक्चर? हाँ सर। अपलोड नहीं हो रहे हैं कि चल नहीं रहे हैं? सर अपलोडेड है पर सर वो सर्वर लॉस्ट कुछ ऐसा लिख दे रहा है सर, नहीं चल रहा है। अच्छा,
तुम अपने चैट को देखो, सुन रहे हो? यस सर। अपने चैट नियर रखो। हमारे में चैट को तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है यार, क्या चक्कर है? तुम्हारे में चैट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? ओहो, मैंने तो ऑफ कर रखा है ना, कैसे आएगा? अब आएगा। अभी भी नहीं आ रहा, क्या चक्कर है भाई? इसमें चैट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? रिमूव रिपोर्ट रिमोट एक्सक्लूसिव, तुम्हारे में चैट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा भाई? मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। पढ़ लिया मैसेज? 20 लाख पर एनम। यस सर। ओके सर, थैंक यू पढ़ सर। लिया? यस सर। हाँ, चलो। चलो देखो, टेलीग्राम पे मैं रिप्लाई क्यों नहीं करता? बात तुम्हारी तो सही है बेटा, मैं बात यही कि अप्लाई कितने लोग का मैं करूं? सोचो। है तुम्हारा सवाल जिनविन एकदम है कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं करता। चलो, बात हमारी बिल्कुल सही बात। लेकिन एक बात बताओ बच्चा, मान लो अगर तुम्हारे पास 10 लोग आते हैं, है ना बच्चा, तुम्हें 2 लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, फिर भी 8 लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया, है कि नहीं? है ना? अब सोचो मैं कितने लोग को पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग 1000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, लगभग मैं 1000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब एक दिन में मैं कितने को बता सकता हूँ? 20-30, इससे ज्यादा नहीं हो सकता बेटा मेरे से ना, है कि नहीं? तो ग्रुप बनाने का मतलब ये नहीं था बेटा कि हम ही से खाली पूछेगा, तुम लोग आपस में भी करो डिस्कस, है ना बेटा? जो बच्चे को सवाल आता है वो बच्चा जरूर दूसरे को सवाल बताओ, है ना? उसका खुद का भी रिवीजन होगा और फायदा भी होगा बच्चा। चलो देखो सवाल देखो। सवाल कहता है बेटा कंसेंट्रिक सेल्स हैं, है ना बेटा? एम हमारा आइस का मास हो गया। सवाल है फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस, पहला सवाल है थर्मल रेजिस्टेंस। तो देखो बच्चा, इस सवाल में जो हीट हमारा फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करेगा? अंदर से बाहर की ओर हीट फ्लो करेगा बेटा, अंदर से बाहर की ओर, है ना बच्चा? अंदर से बाहर की ओर हीट फ्लो करेगा, है ना? तो सोचो बेटा, जहां से ही, सही सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, हालांकि ये बाहर से अंदर आएगा, हीट हमारा बाहर से अंदर आएगा बच्चा, है ना? लेकिन थर्मल रेजिस्टेंस के कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्क नहीं पड़ता कि अंदर से बाहर जा रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है बच्चा? हीट तो एक्चुअली बाहर से अंदर आएगा, ठीक है? चलो देखो बच्चा, तो अगर बाहर से अंदर की ओर हीट आएगा बच्चों, तो क्या कहोगे कि बाहर से अंदर हीट आने के लिए, गौर करना बेटा सब लोग, सबको ये बात दिख रही है बेटा कि जो हीट इंटर किया उसके लिए एरिया बड़ा है बेटा, और जहां से यहां पहुंचा हीट वो एरिया छोटा है। इसका मतलब हीट फ्लो करने का क्रॉस सेक्शन एरिया घटता जा रहा है बच्चों। बाहर में देखो इतना बड़ा एरिया है बेटा, और अंदर में देखो छोटा एरिया है, तो अंदर जब हीट जा रहा है बच्चा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का अलग अलग सामना कर रहा है ना वो। तो हमने क्या किया देखो बेटा, हमने कहा कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे, यहां से एक्स डिस्टेंस है बेटा, dx का लिया एलिमेंट्री, है ना? यहां से x डिस्टेंस पे dx का लिया एलिमेंट्री। तो देखो बेटा, जब हीट इसको क्रॉस करेगा तो इसके लिए
थर्मल रेजिस्टेंस, एलिमेंट्री थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, DRTH इक्वल टू होता है बेटा DL अपॉन KA। तो देखो बेटा कितनी लंबाई क्रॉस किया, ये क्रॉस किया बेटा DX, तो DX बाई कितना हो गया देखो एरिया इसका, ये हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, इसका मतलब थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/4 पाई के, छूट गया 1/4 पाई के इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, कहां से, R1 से लेकर के R2 तक, तो ये हो गया बेटा 1/4 पाई के ऑफ इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा -1/r, तो ये हो जाएगा बेटा 1/r1 -1/r2। ठीक है, तो ये थर्मल रेजिस्टेंस की तुम्हारी वैल्यू आ गई बच्चा, कट गया यहाँ पे, ऊपर देखो, यहां देख बेटा, एक मिनट रुको, एक मिनट। देखो बेटा थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई के R1 R2, 4 पाई के R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा हमारा थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब देखो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ये है, तो फिर देखो बेटा अब कहोगे ये वाला पॉइंट हो गया अंदर का पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अंदर का पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और देखो बेटा बाहर का पॉइंट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर का पॉइंट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहोगे ये देखो अंदर को और बाहर वाले पोर्शन को ये थर्मल रेजिस्टेंस जोड़ रहा है बच्चा, है ना। तो थर्मल रेजिस्टेंस अगर ये है बेटा, तो इसमें से हीट कितना फ्लो करेगा, तो कहोगे रेट ऑफ हीट फ्लो हो जाएगा हमारा कितना, टेम्परेचर डिफरेंस बाई थर्मल रेजिस्टेंस, इसका मतलब थीटा बाई थर्मल रेजिस्टेंस। बोलो बच्चा, थीटा बाई थर्मल रेजिस्टेंस, है ना बच्चों। तो थीटा बाई थर्मल रेजिस्टेंस क्यू कितना हो गया देखो, पुट कर लो यहां से बेटा, तो हो जाएगा तुम्हारा R2 माइनस R1 इंटू थीटा डिवाइड बाई 4 पाई के R1 R2। ठीक है बच्चा, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में, कहता है बेटा आइस को पूरा पिघलने में टाइम कितना लगेगा। सुनो बेटा, अगर अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, इसका मतलब ये हीट फ्लो रेट भी हमारा कांस्टेंट है। अगर हीट फ्लो रेट भी कांस्टेंट है बेटा, तो 1 सेकेंड में इतना हीट आ रहा है बच्चा, तो 1 सेकेंड में इतना आ रहा है, तो टी टाइम में कितना आएगा, तो टी टाइम में आ जाएगा बेटा क्यू इंटू टी, है ना। टी टाइम में आ जाएगा बेटा क्यू इंटू टी, है ना। और इस हीट का इस्तेमाल क्या करोगे, इसका इस्तेमाल करना है बेटा आइस को मेल्ट करने में, है ना। इसका मतलब टाइम कितना लग गया, तो टाइम लग गया बेटा ml/q। ठीक है बच्चा, q भी तुम्हारे पास है, पुट कर लो। ठीक है बच्चा, अब चलो थर्ड पार्ट में। अब कहता है t इक्वल टू 0, वो टाइम बेटा जब आइस मेल्ट कर गया, आइस पूरा मेल्ट कर गया। अब जब आइस पूरा मेल्ट कर गया, ये पानी बन गया, तो अब जैसे जैसे बेटा हीट गेन करेगा, वैसे वैसे टेम्परेचर वेरी करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, है कि नहीं। तो मान लिया लेट थीटा टी, लेट थीटा एट टाइम टी इज इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर ऑफ वाटर, है ना बेटा। थीटा एट टाइम टी इज द इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर ऑफ वाटर, है ना बच्चा। तो उस समय रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, तो कहोगे रेट ऑफ हीट फ्लो होगा बाहर का टेम्परेचर थीटा, अंदर का टेम्परेचर थीटा फंक्शन ऑफ टाइम, है ना बेटा, डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस। बोलो बच्चा, होगा, ये हो गया हमारा थर्मल रेजिस्टेंस, है ना बच्चा। और ये क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो।
तो ये बेटा अब अगर रेट ऑफ हीट फ्लो है, इसका मतलब ये dq अपॉन dt है ना बच्चा। और अगर ये dq अपॉन dt है तो dt टाइम में dq हीट गेन करेगा बच्चा। तो dt टाइम में अगर dq हीट गेन करेगा तो dq हो जाएगा ms d थीटा t। बोलो बेटा, टेम्परेचर थीटा t से बढ़ करके थीटा t प्लस डी थीटा हो जाएगा, है ना, डिवाइड बाई dt, दैट इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा t डिवाइड बाई थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, पहले तुम इतना नोट करो, इसको इरेज करूंगा तो आगे बताऊंगा। तुम पहले इसको नोट करो। सिद्धार्थ बोलो। हेलो बोलो बच्चा। सर, आपने आर थर्मल उल्टा लिख दिया सर। आर थर्मल उल्टा लिख दिया, हाँ यार सही बोला तुमने, बिल्कुल सही, ठीक बोला तुमने बेटा। सर एक और चीज बोलना सर। बोलो बोलो। सर मेरे पे भी सर वो जूम वाले वीडियोज नहीं चल रहे सर, हाँ, तो सर मुझे भी मैसेज कर दीजिए। तुम क्या मैसेज कर दूं? सर आपने जो उसको किया था ना 20 लाख वाले को, हाँ, वो चीज सर है ना मुझे कि वो जो काम करेगा ना उससे फायदा सबको होगा, इसलिए ज्यादा लोग को नंबर नहीं दे सकता वो। सर एक मुझे भी भेज दीजिए सर। क्या? सर एक बार मुझे भी भेज दीजिए सर। मैंने उस बच्चे को नंबर दे दिया है ना, वो बात कर लेगा उनसे। ओके सर। निशांत बोलो। सर बोलो। सर हाँ बोलो बोलो। सर वो जो अपन कंपेयर करते हैं रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक और थर्मल में, हम्म, उसमें करंट को तो करते हैं यहाँ पे जो हीट फ्लो है उससे। करंट में जो आई था बेटा वो यहाँ क्यू है। हाँ हीट फ्लो, और जो सर करंट में जो चार्ज होता है ना क्यू, हाँ, उसको यहाँ पर किससे कंपेयर करें सर? यहाँ हीट से करेंगे। ठीक है। करंट जो है ना, करंट जो है, करंट करंट हो गया बेटा वाट, हाँ सर। और हीट हो गया वहां पे चार्ज, ऐसा समझ लो। हाँ सर। ठीक है। ठीक है। मनीष कुमार 001 सर बोलो। सर वहाँ थर्मल रेजिस्टेंस निकाला है 1/4 पाई के सर। हाँ, सर वो आया कहाँ से सर, समझ में नहीं यहाँ आया दिख वो रहा लाइन। है नीचे dx अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, दिख रहा है? यस सर, यस वहां सर। से 4 पाई के बाहर निकल गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट हुआ। नहीं सर वो तो समझा सर, लेकिन ये आया कैसे सर 1/4 पाई के? अरे बच्चा, जो उस लेंथ एरिया से इंटर कर रहा है वो एरिया किस शेप का है? सर्कल स्फेरिकल है बच्चा। ऐसा, अच्छा कंसेंट्रेटिक सर्कल बोला है सर। कंसेंट्रिक सेल का मतलब क्या होता है? सेल मतलब सर एक खोखला। अंदर एक बाहर रहता है। सेल्स का मतलब बेटा हॉलो स्फीयर समझो, ठीक है। यस सर, होलो स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, यस सर 4 पाई स्क्वायर। समझ गए अब? यस सर ठीक है सर। वर्मा जी। हो गया सर, डाउट क्लियर हो गया। ओके। कुणाल। कुणाल बोलो। वाला सर एक बार और बता देते। कौन सा वाला? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला पार्ट। अच्छा यस देखो सर। बेटा, अंदर वाले का टेम्परेचर हमारा कहा मैंने है थीटा टी, है ना बेटा। तो अब यस देखो सर। अंदर बाहर से अगर अंदर हीट आएगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना बेटा, ये हो जाएगा हीटा टी प्लस डी हीटा यस टी। सर। बोलो, ठीक। समझा? यस सर। तो डीक्यू जो हीट गेन किया वो यस डीक्यू सर। इक्वल लिख यस दिया सर। मैंने एम एस डी हीटा, समझ गए? ठीक है सर। ठीक है। अब देखो बच्चा, फोर्थ पार्ट कंप्लीट करें हम लोग। अब देखो यहां से क्या कर देंगे हम लोग, कहेंगे बेटा एम एस डी थीटा फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइड बाई
थीटा माइनस थीटा टी इज इक्वल टू 1/RTH, ये हो गया बेटा dt, 0 से टाइम t, और ये बेटा 0 से थीटा t। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ms ये हो जाएगा बेटा ln ऑफ क्या हो जाएगा, ये माइनस ना आएगा तो उल्टा कर दो लिमिट, तो थीटा अपॉन थीटा टी माइनस थीटा। ठीक है बच्चा, नहीं उल्टा हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा टी इज इक्वल टू टी बाई आर थर्मल, है ना बच्चा। तो ये हो जाएगा थीटा एट टाइम टी इक्वल टू थीटा ऑफ 1 माइनस e टू द पावर माइनस mst बाई आर थर्मल। ठीक है बच्चा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा ये, लिख लो। सौरभ कुमार बोलो। हेलो सर, ये जो थर्ड वाला बताए हैं सर, थोड़ा एक बार बता दीजिए कैसे टाइम को रिलेट किए हैं। अच्छा बेटा, इसका पता नहीं यूनिट यस सर। क्या है, ये जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। यस तो सर। 1 सेकेंड में इतना जूल हीट गया बेटा, यस सर। तो टी सेकेंड में कितना जाएगा, Q इंटू टी। समझ गए। यस और सर। उस हीट का इस्तेमाल किस में करना है हमको, वो आइस आइस को को। मेल्ट करना है। यस सर। ओके। जल्दी नोट करो बच्चों। हो गया बच्चा, तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। देखो आगे, तो ये देखा बेटा हम लोगों ने अब तक कंडक्शन के बारे में, ठीक है बेटा, हीट ट्रांसफर का जो दूसरा फिनोमेना है बेटा, वो हमारा था कन्वेक्शन। ठीक है बेटा, दूसरा फिनोमेना हमारा क्या है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है, तो देखो बेटा, यूं समझो कि अगर कोई बॉडी है बेटा, जो बॉडी किसी हाईयर टेम्परेचर पे रखा हो, बॉडी हमारा हो हाई टेम्परेचर पे, ठीक है बेटा, और चारों तरफ इसके क्या है बेटा, हवा है, चारों तरफ इसके हवा है ना। ये हवा से अच्छा है तुम ये समझो कि यहाँ फ्लूइड है ना बेटा, लिक्विड भी चलेगा और गैस भी चलेगा। ठीक है बच्चा, तो अब देखो जो बॉडी है बेटा ये हाई टेम्परेचर पे है, और ये है बेटा सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब जो एटमॉस्फेयर है, या तो एटमॉस्फेयर इसका एयर का मान लो या वाटर का मान लो, है ना बेटा, लिक्विड या गैस कोई भी चलेगा। ठीक है बच्चा, सुनना ध्यान से। तो देखो बेटा, इसके चारों तरफ की जो हवा होगी बेटा, या जो इसके चारों तरफ का लिक्विड होगा बेटा, है ना, ये यहां से हीट गेन करेगा, और यहां से हीट गेन करेगा बच्चा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ने से होता है थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा तो डेंसिटी घट जाएगी, और जब डेंसिटी घट जाएगी तो बायंसी फोर्स इसको ऊपर धकेल देगा, है ना बच्चा। तो बायंसी फोर्स ऊपर धकेल देगा, इसका मतलब बेटा ये वाली जो हवा होगी या ये वाला पानी जो होगा बेटा, ये ऊपर की ओर मूव कर जाएगा, समझा।
और इसके चारों तरफ जो जगह खाली हो जाएगा वहां पे क्या होगा, ठंडी हवा आएगी बेटा, है ना, या कोई ठंडा लिक्विड आएगा। समझा बेटा, है ना। और इस तरह से ये कार्यक्रम चलता रहेगा बच्चा। फिर से बोलता हूं, बॉडी के चारों तरफ की हवा या इस बॉडी के चारों तरफ का लिक्विड जैसे ही गर्म होगा डेंसिटी उसकी घट जाएगी, डेंसिटी घटेगी, बायंसी डोमिनेट कर जाएगा और ये ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, जो जगह खाली होगी वहां पे नया लिक्विड आएगा, नई हवा आएगी, उससे फिर हीट अब्सॉर्ब करेगी, फिर वो गर्म होगा, फिर वो निकल जाएगा। इस तरह से हवा इस कमरे में सर्कुलेट होती रहेगी, है ना। और इस सर्कुलेशन की वजह से जो बॉडी लगातार हीट लॉस कर रहा है वो क्या है, कन्वेक्शन है ना बच्चा। तो कन्वेक्शन में कैसे होता है बताओ, तो क्या कहोगे, सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, मीडियम कैसा होना चाहिए, तो कहोगे फ्लूइड मीडियम होना चाहिए, है ना बच्चा, जो फ्लो कर सके, है ना बेटा। दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है, दूसरी कौन सी घटना इसमें हुई, तो क्या कहोगे बेटा, लेयर लेयर क्लोजर टू बॉडी। लेयर जो होता है बेटा जो बॉडी के पास है ना, एब्जॉर्ब हीट, हीट एब्जॉर्ब करता है ना बेटा, राइजेस इट्स टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर को बढ़ा लिया, है ना बेटा। और क्या होता है, एंड देन बायंसी, एंड बायंसी पुशेस इट अपवर्ड, है ना बेटा। बायंसी क्या करता है, उसको ऊपर की ओर धकेल देता है ना बेटा। और इसके धकेलने के बाद क्या होता है, तो कहोगे एंड न्यू फ्रेश कोल्डर लेयर arrives to absorb हीट। समझा बेटा। और क्या होता है, ठंडी हवा या ठंडा लिक्विड वहां पे आ जाएगा और फिर वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है बेटा, ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, दिस मेथड इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, फ्री कन्वेक्शन। इसका नाम क्या है, फ्री कन्वेक्शन, है ना बच्चा। ठीक है, जैसे कि शांत हवा हो, है ना बेटा, वहां पे किसी बॉडी को रख दो और बॉडी अपने आप ठंडा हो रहा है बेटा, है ना, इसे क्या बोलेंगे, हीट कन्वेक्शन। कौन सा वाला, फ्री वाला, ये अपने आप हो रहा है, इसको करवाने की जरूरत नहीं बच्चा। ठीक है, अगला पॉइंट कहोगे बेटा, फ्री कन्वेक्शन is caused due to gravity, है ना बच्चा। ये सबको पता है तुम लोग को कि बायंसी फोर्स जो है बेटा ये भी ग्रेविटी की वजह से होता है। अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो बायंसी नहीं होगा, और बायंसी नहीं होगा तो ये हवा ऊपर नहीं जाएगी, और ये हवा ऊपर नहीं जाएगी तो कन्वेक्शन नहीं होगा, है ना बेटा। इसका मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस में जहां किसी भी तरह का बेटा कोई ग्रेविटी ना हो वहां पे फ्री कन्वेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है बच्चा, आगे देखो, आगे हमारा है बेटा फोर्स्ड कन्वेक्शन इज मेथड ऑफ रिमूविंग लेयर्स फोर्सफुली। समझा बेटा, जबरदस्ती एयर को रिमूव करना। जबरदस्ती एयर को रिमूव कैसे करोगे, तो क्या कहोगे, जबरदस्ती रिमूव करने का क्या तरीका है बेटा, कि ब्लोअर के सामने रख दो, पंखे के सामने उस बॉडी को रख दो बेटा। पंखे के सामने उस बॉडी को रखोगे तो क्या होगा, हवा जो फोर्स लगाएगा उससे यह लेयर जल्दी मूव कर जाएगा। जल्दी मूव कर जाएगा तो नया ठंडी हवा जल्दी आ जाएगी और वो जल्दी ठंडा होगा। ठीक है बच्चा, विवेक मिश्रा बोलो। हेलो।
बोलो बच्चा, सर पिछले क्वेश्चन डाउट था सर। पूछो पूछो। सर वो जब आपने सर क्यूटी दिया था, थीटा डी दिया था आपने सर, थीटा टी हाँ सर, उस टाइम सर टेम्परेचर 0 हुआ था ना सर, जैसे कन्वर्ट हुआ बेटा, एग्जैक्ट टाइम पर, अब पूरा पिघल गया, जैसे तो जब उस पूरा एग्जैक्ट। पिघल गया बेटा, सुन ना सुन, जैसे पूरा पिघला तो अभी कितना टेम्परेचर 0 है ना, यस सर। तो इस समय के मैंने कहा टाइम 0। यस अब सर। यहाँ से टाइम काउंट करना शुरू करेंगे, तो बताओ यस सर। 10 सेकंड बाद क्या 0 होगा? नहीं सर। नहीं ना, तो थीटा नहीं। टी जो है ना बेटा, यस थीटा सर। टी जो है वो क्या था? टेम्परेचर एट टाइम टी। अच्छा यस सर, ठीक है। अर्पित जैन बोलो। सर आपने जो इंटीग्रेशन किया था पहले हाँ लास्ट फोर्थ वाले में, सर वो समझा दिए थोड़ा। अरे बेटा, इंटीग्रेशन का तुमको नहीं याद है फॉर्मूला क्या रे? सर उसका नहीं आ रहा है सर, एलएन वाले का। देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी एक्स, ये होता है इंटीग्रेशन 1/b ln bx। ठीक है बच्चा, सॉरी ln a प्लस बी एक्स, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, देख लिया? यस सर। विकास कुमार। ये लास्ट वाले में पोस्ट कन्वेक्शन में सर हम उसको हीट करके पोस्ट फोर्सफुली कन्वेक्शन में नहीं ला सकते हैं सर। फिर से बोलो बेटा, नहीं सुन पाए। तो पोस्ट कन्वेक्शन में सर हम उसको एयर फ्लो से ही उसको फोर्सफुली कन्वेक्शन में ला सकते हैं सर, उसको हीट करके और नहीं भी ला तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे तुम्हें देखा है ना ऐसा कि जब किसी आदमी को बुखार हो जाता है, फीवर, जब फीवर होता है तो गर्म ठंडे पानी की पट्टी रखते हो ना उसके ऊपर। यस सर। जो ठंडे पानी की पट्टी है बेटा, वो क्या है? फोर्स्ड कन्वेक्शन है। क्या करते हो? ठंडे पानी की पट्टी रखकर क्या करते हो? पट्टी से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हो यस सर। और पट्टी को हटा देते हो वहां से। सर लास्ट में सर लास्ट वाले क्वेश्चन में नंबर 4 वाले में डाउट है सर, वो समझ में नहीं आया सर। Q माइनस उसमें क्या QT कैसे क्या हुआ समझ में नहीं आया? बोलो सर। सबसे फर्स्ट वाले में dq बाय dt इक्वल टू q था, q इक्वल टू q माइनस qt बाय rt है। q माइनस qt कैसे आया सर? Q माइनस आर टी, थीटा था ना बेटा वो। यस सर। थीटा माइनस थीटा टी था वो। थीटा माइनस थीटा टी कैसे आया सर? बताओ, हीट फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो अंदर बाहर का टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया थीटा माइनस थीटा टी, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लिया। समझ गए? यस सर। आगे देखो बच्चा, इरेज कर रहा हूं अब। तो देखो बेटा, मान लिया जाए ये है बेटा लैंड, है ना, और ये हमारा है बेटा सी, समुद्र। ठीक है बेटा, है ना? तो जानते हो ना तुम कि समुद्र के किनारे जो होती है बेटा वो रेत होती है ना। समुद्र के किनारे हमेशा क्या होती है बेटा? रेत होती है ना? तो समुद्र किनारे रेत होती है बेटा, और ये हमारा है वाटर, इधर है वाटर, यहाँ है लैंड, है ना बेटा? सबको पता है बेटा, रेत जो होती है, रेत जल्दी ठंडी भी हो जाती है बेटा, और जल्दी गर्म भी हो जाती है। समझे बात को? तो क्या होता है देखो, अगर कहोगे डे टाइम है, डे टाइम है मतलब सनलाइट है ना बच्चा? तो जब धूप पड़ेगी पानी पे भी और जमीन पे भी, है ना बच्चा? तो क्या होगा? रेत जो है बेटा वो जल्दी गर्म हो जाएगी, जबकि पानी को गर्म होने में समय लगेगा, है ना बच्चा? सुबह सुबह तुम जब भी किसी कोस्टल एरिया में जाओ और पानी में कूदोगे बेटा, तो महसूस करोगे, है ना बेटा, ठीक, कि पानी कंपेरेटिवली गर्म है ना बेटा, है ना? लेकिन शाम में टाइम, दोपहर के टाइम में जाओ तो क्या महसूस करते हो? पानी कंपेरेटिवली, समुद्र का पानी ठंडा महसूस करते हो ना? तो क्या कहोगे? यहाँ का टेम्परेचर कम बेटा,
और यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है ना बेटा, यहाँ का टेम्परेचर बेटा हाई और यहाँ का टेम्परेचर लो। ठीक है, तो क्या होगा, तो कहोगे यहाँ की जो हवा होगी बेटा, यहाँ की हवा को बायंसी फोर्स ऊपर धकेल देगा, तो यहाँ की हवा जो है बेटा ये ऊपर मूव कर जाएगी, है ना बच्चा, यहाँ की हवा ऊपर मूव कर जाएगी, है ना। और इस खाली स्थान को भरने के लिए हवा जो है बेटा वो ऐसे चलेगी, बोलो, है ना। तो तुम्हें क्या लगेगा कि हवाएं कहाँ से आ रही है, समुद्र से जमीन की ओर। ये क्या है, सी ब्रीजेस। ये क्या हो गया बेटा, सी ब्रीजेस। ये भी एग्जांपल किसका है, कन्वेक्शन का है, समझा बेटा, है ना। अब सोचो, अगर मैं कहूं बेटा यही इवेंट की बात करूं, लेकिन अब बात करूं मैं कि मान लो मून है बेटा, है ना, तो अब क्या कहोगे, अब क्या कहोगे बेटा कि ये हमारा वाटर और ये हमारा लैंड, है ना बेटा। क्या कहोगे, रात में दोनों ठंडा होगा बेटा, है ना, लेकिन रेत ठंडी भी जल्दी हो जाएगी बच्चा, रेत जल्दी ठंडी हो जाएगी, है ना। इसका मतलब इधर हो गया बेटा लो टेम्परेचर, यहाँ हो गया बेटा हाई टेम्परेचर। तो क्या कहोगे, यहाँ का टेम्परेचर इसके मुकाबले में ज्यादा है ना बच्चा, तो कहोगे यहाँ की जो होगी बेटा ये हवा ऊपर मूव कर जाएगी और हवा इधर से इधर की ओर चलेगी बेटा। ये क्या है, लैंड ब्रिजेस, है ना बेटा, सी ब्रिजेस, लैंड ब्रिजेस। बात समझ में आया, ये भी हमारा बेटा कन्वेक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, डायग्राम बना लो। मनीष बोलो, सर बोलो बोलो। सर यहाँ पे तो ऐसे हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ना विंड को फॉलो करना चाहिए सर, उस प्रिंसिपल के थ्रू। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो करती है, हीट। यस सर, हीट फ्लो करती है। हाँ, विंड तो ऑब्जेक्ट है ना बच्चा, विंड तो सर- ऑब्जेक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट थोड़ी बोलोगे तुम कि हाई टेम्परेचर से मूव करेगी लो टेम्परेचर पे, है ना। यस सर, यस सर। मृदुल, बोलो मृदुल। नहीं बोल रहा, बोलो भाई ली, ब्रेटली, बोलो भाई। सर जो इसके पहले वाला आपने क्वेश्चन कराया था सर, उसमें 1/RTH जो आपने लिखा था, तो वहाँ जब Q इज इक्वल टू डेल्टा T/RTH लिखा था, तो वहाँ पास RTH आपने गलत लिख दिया था। अभी मैंने ठीक कर दिया, बाद में मैं हीटा से नहीं डिवाइड कर सर, दिया ना नहीं उसको सही फिर। है सर, आपने थीटा से डिवाइड किया था तो R2 - R1 अपॉन फिर 4 पाई के R1 R2 कर दिया। एक मिनट, सर वहाँ पर थीटा अपॉन R2 - R1 4 पाई के R1 R2 होना चाहिए था मल्टीप्लाई में, और आपने उसे भी डिवाइड में डाल दिया। अच्छा हो सकता है गलती हो गई हो मेरी, तुम चेक कर लो उसको, ठीक है। ठीक है। बाकी बच्चे भी चेक कर लेना। नरेश भादु, नरेश बोलो बेटा, नहीं बोलना है। अखिल, सर पिछले वाले क्वेश्चन में फोर्थ में डाउट था, क्या डाउट है बताओ उसमें। DQMS D थीटा T कैसे लिखा था, ये कैसे आया था। कैलोरीमेट्री नहीं पढ़े हो बच्चा, यस सर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। आवाज ही बंद हो गया अखिल तुम्हारा। यस सर। कैलोरीमेट्री पढ़े हो या नहीं। यस सर। तो बताओ कैलोरीमेट्री में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, डेफिनेशन। फिर बंद कर लिया तुम क्या बात करें तुमसे यार। वर्मा जी बोलो। सर थोड़ा लैंड ब्रिज सी ब्रिज एक बार और बता देना सर, कंफ्यूजन हो गया। डायग्राम देखो ऊपर वाले में, ऊपर का डायग्राम क्या है, डे टाइम। यस सर। डे टाइम में ज्यादा गर्म कौन होगा, रेत या पानी। रेत। रेत ज्यादा गर्म हो गई। यस सर। जिसकी ज्यादा टेम्परेचर होगा उसका डेंसिटी कम होगा। यस सर। डेंसिटी कम होने से क्या होगा, बायंसी फोर्स
ऊपर धकेल देगा ना उसको। यस सर। तो बायंसी धकेल दिया ऊपर, तो ऊपर चला गया वहां की हवा। जी सर। तो हवा फिर कहाँ से आएगी? पानी वाटर के ऊपर से हवा समझ आएगी जमीन की तरफ। यस सर। ये हो गया सी ब्रीजेस। यस सर। बात समझ में आ गया दोनों अब? यस सर समझ गया सर। ओके। देखो बच्चों आगे अब हम बात करें बच्चा रेडिएशन की। ठीक है बेटा, कन्वेक्शन में कोई फॉर्मूला, कोई मैथमेटिक्स तुमको नहीं पढ़नी है बच्चा, है ना। तुमको कन्वेक्शन में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब देखो बच्चा, बात करूं मैं रेडिएशन की, थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना बेटा, थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। जैसे कि देखो सनलाइट, सन से जो लाइट निकलती है वो रेडिएशन है बच्चा, है ना। तुम बल्ब ऑन करते हो बेटा, बल्ब से जो रोशनी आती है वो रेडिएशन है बच्चा। ठीक है, जब कहीं तुम आग जलाते हो बेटा, आग जलाने से जो चारों तरफ रोशनी सी फैलती है बेटा, वो क्या है? रेडिएशन है। बात समझे बच्चा? लेकिन जो तुम देख पाते हो बेटा, वो हमारा विजिबल रेंज का लाइट है ना। इसके अलावे भी बहुत सारे लाइट के पोर्शन है बेटा जो तुम देख नहीं पाते, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, है ना बेटा, है ना। इनकी क्या होगी? वेवलेंथ हमारे रेंज से बाहर है तो हमको दिखाई नहीं पड़ेंगी, लेकिन बेटा फिर भी वो एग्जिस्ट तो कर रही है बच्चा, है कि नहीं। तो क्या कहोगे रेडिएशन में? रेडिएशन में क्या कहोगे? तो कहोगे बेटा एनर्जी पैकेट्स। एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स क्या हुआ? तो कहना फोटॉन्स। ठीक है बेटा, एनर्जी पैकेट्स आर थ्रोन आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, थ्रोन आउटसाइड द बॉडी, आउटवर्ड लिखो, थ्रोन आउटवर्ड फ्रॉम द बॉडी एट डेफिनिट टेम्परेचर, है ना बेटा। कोई बॉडी का कोई खास टेम्परेचर हो तो वहां से बेटा एनर्जी पैकेट्स के रूप में, फोटॉन्स के रूप में बाहर की ओर फेंका जाएगा बेटा, है ना। वही हमारा क्या है? रेडिएशन है बेटा। ठीक है, क्यों होता है ये? तो कहना ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, है ना बेटा, थर्मल वाइब्रेशन, या कहो थर्मल अनस्टेबिलिटी, है ना बच्चा। ठीक है, इज कॉल्ड रेडिएशन। इसी को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? रेडिएशन बोलेंगे, है ना। आप सब लोग जानते हो बेटा कि रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है बच्चा, है ना। रेडिएशन क्या कहोगे? रेडिएशन में कहोगे बेटा कि नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, है ना बच्चा। हीट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं। कंडक्शन को चाहिए कैसा मीडियम? सॉलिड, है ना बच्चा। कन्वेक्शन को मीडियम कैसा चाहिए? तो फ्लूइड मीडियम। लेकिन रेडिएशन को कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है बेटा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, all the bodies in the universe, all the bodies in the universe are simultaneously receiving as well as emitting रेडिएशन। समझा बेटा? दुनिया में जितने सारे बॉडीज है बेटा, ये दुनिया की सारी बॉडीज एक साथ
इमिट भी कर रही है और एक साथ रिसीव भी कर रही है। समझे बेटा? दुनिया में कोई भी बॉडी बेटा आइसोलेटेड नहीं है ना? जैसे कि मान लो किसी कमरे के अंदर अगर 2 बल्ब जल रहे हो, अगर किसी कमरे के अंदर बेटा 2 बल्ब जल रहे हो, तो पहला बल्ब इमिट तो कर रहा है बेटा, इमिट कर रहा है, और दूसरे बल्ब की रोशनी भी गिर रही है उसके ऊपर। इसका मतलब दोनों बल्ब एक दूसरे के रेडिएशन को रिसीव भी कर रहे हैं बच्चा, और इमिट भी कर रहे हैं। समझे बात को? ठीक है, यही कहानी दुनिया के सारे बॉडीज की है ना बच्चा? कोई भी बॉडी जिसका कि कोई निश्चित तापमान हो, है ना बेटा? कोई भी निश्चित तापमान हो, चाहे -10 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, -20 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, है ना बच्चा? 0 केल्विन से ऊपर, 0 केल्विन से ऊपर जिस किसी बॉडी का भी टेम्परेचर है बच्चा, उसके अंदर से रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं, है ना बच्चा? लेकिन हमें कम टेम्परेचर वाले बॉडी से रेडिएशन निकलता हुआ नहीं दिखता है बच्चा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रेडिएशन नहीं निकल रहा, रेडिएशन निकल रहा है ना बेटा? लेकिन उसकी विजिबल रेंज में इंटेंसिटी इतनी कम है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, है ना बच्चा? इस बात को ध्यान रखना। रेडिएशन दुनिया की हर एक बॉडी से होती है जिसका भी टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़ा है। तो सोचो बेटा, है ना? दुनिया में कोई भी 2 बॉडी सोच लो, तो एक इमिट कर रहा है, दूसरे के ऊपर गिर रहा है बेटा, फिर ये इमिट कर रहा है, इसके ऊपर गिर रहा है, तो दोनों बॉडी रिसीव भी कर रही हैं और इमिट भी कर रही हैं, है ना बेटा? जो ज्यादा इमिट कर रहा है, एब्जॉर्ब कम कर रहा है ना बच्चा, उसका टेम्परेचर घटता जा रहा है बच्चा, है ना? जो ज्यादा एब्जॉर्ब किया बेटा और इमिट कम किया, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है बच्चा, है ना? जिसका दोनों बैलेंस्ड है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। समझे ना बच्चों? तो रेडिएशन में 2 घटनाएं प्रमुख है, एक दूसरे का रेडिएशन रिसीव करना, है ना बच्चा, और दूसरा खुद का इमिट करना। समझे बेटा? है ना? रेडिएशन में 2 बातें हो गई इंपॉर्टेंट, एक खुद की एनर्जी इमिट करना, और दूसरा बेटा दूसरे के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना, खुद को रिसीव करना, है ना बच्चा? दोनों घटनाएं इस पूरी दुनिया में हमेशा एक साथ हो रही हैं, है ना? लेकिन हम अपने कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए दोनों घटनाओं को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा? और बाद में दोनों को मिला देंगे। बात समझे? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा इररेडिएशन का, ठीक है? इररेडिएशन का मतलब क्या होता है? तो कहोगे इसका मतलब होता है रिसीविंग रेडिएशन, है ना बेटा? रेडिएशन रिसीव करने की बात, ठीक है? तो मान लो बेटा, अगर मैं कहूं कोई भी एक सरफेस, मान ले कोई भी सरफेस, दुनिया का कोई भी सरफेस जो तुम्हारा मन करे, है ना? इमेजिन करो इस सरफेस से बेटा लाइट आकर के गिर रही है ना? ठीक है बेटा, इसके ऊपर रेडिएशन आके गिर रही है। कितना गिर रहा है? तो ये गिर रहा है बेटा Q वाट, है ना? मतलब 1 सेकेंड में इतना जूल एनर्जी इसके ऊपर गिरा बेटा, है ना? तो जब इस सरफेस पे गिरेगा तो सरफेस कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? सोचो, हो सकता है ना बेटा कि इसमें से कुछ हिस्सा वो एब्जॉर्ब कर ले, सरफेस गर्म हो जाएगा, है ना बेटा? तो ये हो गया QA। ये क्या हो गया? हीट का रेट जो एब्जॉर्ब कर रहा है 1 सेकंड में कितना वाट एब्जॉर्ब किया, है ना बच्चा? और देखो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो सकती है बेटा, शाइनिंग, है ना बेटा? ये क्या हो गया? QR, रेट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, है ना बच्चा? और कुछ क्या होंगी? ट्रांसमिटेड, आर पार निकल जाएंगे बच्चा। बोलो, समझा? अगर कोई सरफेस पे रे गिरेगी तो यही 3 तरह की घटना हो सकती है बेटा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, है ना बच्चा? एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल हमेशा एप्लीकेबल बेटा। एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल हमेशा एप्लीकेबल का मतलब क्या हुआ कि बेटा देख, कहोगे तुम कि जितनी एनर्जी आई है बेटा, जितनी एनर्जी आई है ना बेटा, वही एनर्जी
इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसका मतलब क्या कह देगा? इसका मतलब कहेगा QA प्लस QR प्लस QT इज इक्वल टू Q। बोलो बच्चा, है ना? इन तीनों को ऐड करें तो ये मिलना चाहिए ना हमको बेटा। अब क्या कर दोगे? कर दोगे QA बाई Q प्लस QR बाई Q प्लस QT बाई Q इज इक्वल टू 1। बोल बेटा, है ना? इस Q से डिवाइड कर देंगे, है ना बेटा? तो ये क्या हो गया? इसे कहते हैं अल्फा। इसे कहते हैं क्या? अल्फा। एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्ब करने का गुण, प्लस इसे कह दिया मैंने रो। रो क्या है? रिफ्लेक्टिविटी। ठीक है बच्चा? प्लस टाउ, टाउ क्या है? ट्रांसमिसिविटी इज इक्वल टू 1। समझा बेटा? कोई पूछे व्हाट इज एब्जॉर्प्टिविटी? व्हाट इज एब्जॉर्प्टिविटी तो क्या बोलोगे? द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इट एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम, है ना बच्चा? ठीक है। रिफ्लेक्टिविटी क्या है? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड पर यूनिट टाइम, है ना बच्चा? ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, रिफ्रैक्शन ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चा? लिख लो, इसको लिख लो। MS वीरा बोलो। बोलो MS वीरा। कोई आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अग्रिम, अग्रिम बोलो। सर पूछो। सर कन्वेक्शन वाले का सेकंड पॉइंट में डाउट था। पढ़ो उसको। लेयर क्लोजर टू बॉडी एब्जॉर्ब हीट रुक राइजेस जाओ, इट्स टेम्परेचर एंड रुक देन जाओ, रुक जाओ। लेयर क्लोजर टू बॉडी एब्जॉर्ब हीट, ये क्लियर है ना? यस सर। जो हवा का लेयर होगा बेटा बॉडी के पास में, वो तो बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वहां से हीट एब्जॉर्ब किया। आगे पढ़ो। rises its temperature and then buoyancy pushes it upward. हाँ बेटा बिल्कुल सही। भाई इसमें क्या दिक्कत बोलो? ये वाक्य समझ में आया कि उसकी डेंसिटी घट जाएगी तो बायंसी उसको ऊपर धकेल देगा। ठीक है? And new fresh colder layer arrives to absorb heat. हाँ, तो वो जब पास का लेयर ऊपर चला जाएगा तो उस जगह को भरने के लिए नई हवा आएगी ना? यस सर। अब समझ गए? यस सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। सौरभ यादव हेलो बोलो। सर, ये जो विंड की डायरेक्शन होती है ये लो टेम्परेचर से हाई की तरफ ही होती है हमेशा। अच्छा, मैं कहना चाहते हो कि विंड की डायरेक्शन लो से हाई नहीं होना चाहिए? जरूरी है सर कि लो से हाई है। तुमको समझ में आया वैसा क्यों हुआ? सो सर ये विंड का नहीं समझ में आया सर। विंड का समझ में नहीं आया? डायग्राम बनाए हो? यस सर। तो कौन सी हवा ऊपर गई? दोनों डायग्राम देख के बताओ। सर सन वाले केस में तो सर जो लैंड नहीं, दोनों को देख के बताओ। दोनों को देख के बताओ, हाईयर टेम्परेचर वाली हवा ऊपर गई या लोअर वाली ऊपर गई? हाईयर वाली ऊपर गई। हाईयर वाली ऊपर गई। क्या ये समझने में दिक्कत है बेटा? नो सर। ये क्लियर है ना? हाँ सर। तो हाईयर वाली ऊपर चली जाएगी तो उस जगह को भरने के लिए कौन सी हवा आएगी? लोअर वाली ठंडी हवा आएगी। हाँ सर। तो इसमें क्या दिक्कत है बेटा? ओके। चलो आगे देख बच्चा। ये जो अल्फा है बेटा, अल्फा ये क्या है? इसका नाम है एब्जॉर्प्टिविटी, है ना बेटा? सरफेस पे
रेडिएशन गिरेगा तो उसको एब्जॉर्ब करने का गुण, ठीक है बेटा। रो क्या है? तो रो है बेटा रिफ्लेक्टिविटी। रो हमारा है रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्ट करने का गुण, ठीक है बेटा। टाउ क्या है? ये है ट्रांसमिसिविटी, ठीक है बेटा। क्या? ट्रांसमिट करने का गुण, ठीक है। दुनिया की किसी भी बॉडी के लिए इन तीनों प्रॉपर्टी को ऐड किया जाए तो हमेशा ये 1 से कम होगी, है ना बच्चा। इसमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये फ्रैक्शन है ना बच्चों, ठीक है। अब देखो हर सरफेस का बेटा एब्जॉर्ब करने का गुण अलग अलग, है ना बच्चा। हर सरफेस का एब्जॉर्ब करने का गुण अलग अलग, हर सरफेस का रिफ्लेक्ट करने का गुण अलग अलग, है ना बेटा। तो जैसी जिसकी प्रॉपर्टी वैसा उसका नाम, ठीक है बच्चा। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं बेटा कि अल्फा इक्वल टू 1, जैसे कि मैं कहूं बेटा अल्फा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? तो इसे कहा जाएगा परफेक्टली ब्लैक सरफेस, है ना बेटा, या परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है बेटा। तो जिसका अल्फा 1 हो गया, अल्फा 1 हो गया, है ना बेटा, उसके लिए बाकी दोनों 0 हो गए। इसका मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए? रो इक्वल टू टो इक्वल टू 0, है ना बच्चा। अब मैं कहूं किसी का रो अगर 1 है बेटा, रो अगर 1 है, इसका मतलब क्या है ये? तो ये है परफेक्टली व्हाइट सरफेस, इसे क्या आ जाएगा? परफेक्टली व्हाइट सरफेस। जितना एनर्जी गिरा सबको कर दिया रिफ्लेक्ट, इसका मतलब रो इसका 1 है बेटा। इसका मतलब ये कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया और कुछ भी ट्रांसमिट नहीं किया, ठीक है बच्चा। अगला पॉइंट देखो, ये पहला पार्टिकल का प्रॉपर्टी, ये दूसरा प्रॉपर्टी, है ना बच्चा। अब मैं तीसरा बोल रहा हूं, टॉ इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। टॉ किसी का 1 है, इसका मतलब क्या बोलोगे? इसको बोलोगे परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी, है ना बेटा। तो जो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी बोलो या सरफेस बोलो, एक ही बात है बच्चा, है ना। उसके लिए क्या हो गया? तो कहेंगे अल्फा 0 हो गया और रो 0 हो गया, है ना बच्चा। अब देखो बेटा ट्रांसपेरेंट का उल्टा होता है ओपैक। अगर मैं बोलूं ट्रांसमिसिविटी 0 है, इसका मतलब अल्फा प्लस रो इक्वल टू 1 है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बेटा ओपैक सरफेस। इसे क्या बोलोगे? ओपैक सरफेस बोलोगे। समझ में आया बच्चा, है ना। तो देखो बेटा ये तीनों ही आइडियल कॉन्सेप्ट है ना बच्चा। ये तीनों ही आइडियल कॉन्सेप्ट है, ऐसा होता कभी नहीं है ना बेटा। खुद सोच के देखो, एक काले कलर के बॉडी को, एक काले कलर के बॉडी को धूप में रख दो, है ना बच्चा। काले कलर के बॉडी को धूप में रखो बच्चा, है ना, ठीक है। जब उसको धूप में रखोगे बेटा तो उस काले कलर का बॉडी भी कहीं कहीं से तुमको साइन करता हुआ दिखता है बेटा। कहीं से भी साइन करता हुआ दिखा, इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब अल्फा 1 नहीं है ना बेटा। तो कोई भी चीज परफेक्ट इनमें से कोई नहीं है बेटा, है ना। लेकिन ये प्रैक्टिकल है। ये तीनों क्या है बेटा? ये तीनों इमेजनरी है और ये प्रैक्टिकल है बच्चा, ठीक है। लिख लो। नोट कर लो बच्चा। शिवम श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग सर। सर वो जो एकदम पहला क्वेश्चन जो बनाया था सर आपने, उसमें जो वो बड़ा कॉन्सेंट्रिक सेल बनाया था, उसके मतलब वो जो मटेरियल भरा हुआ तो उस सेल का ही मटेरियल है सर? नहीं बेटा, सेल का मतलब बहुत पतला हुआ ना रे, उसके बीच में कोई मटेरियल भर दिया हमने। अच्छा अच्छा, उससे कोई फर्क मतलब उससे को उसी के बारे में उसके लिखा हुआ था कि उसी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी के थी बच्चा। हाँ। और सर ये जो कन्वेक्शन था, इसमें सर जो बॉडी
वो जो बीच में जो भी सर पत्थर बनाया था सर, वो एक बॉडी उसके टेम्परेचर को मतलब घटने की बात हो रही है ना सर, कि वहां से फ्लूइड आएगा और हीट अब्सॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद ऊपर उड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा, प्लीज अनम्यूट मी, बोलो बच्चा। सर जो कन्वेक्शन है ना, अगर कन्वेक्शन के टॉपिक के हिसाब से अगर हम कोई बॉडी को अगर स्पेस में, कोई गर्म बॉडी है उसको अगर स्पेस में ले जाएं तो उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा? कम होगा, लेकिन कन्वेक्शन नहीं होगा उसमें, रेडिएशन होगा उसमें सिर्फ। रेडिएशन से या अगर सर कोई उसे हम किसी वैक्यूम में, मतलब स्पेस में नहीं ग्रेविटी में रखें बट किसी वैक्यूम में, तो जब देखो बेटा, कंडक्शन और कन्वेक्शन इसके लिए मीडियम चाहिए, मीडियम नहीं होगा तो कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है? अच्छा सर, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। निखिल सिंह बोलो। हेलो बोलो बच्चा। सर, मुझे फोटोन में डाउट था। फोटोन एक पार्टिकल है सर? हाँ बच्चा। सर तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होने चाहिए सर। आए क्यों भाई? पार्टिकल का नेचर होता है सर कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं सर, मतलब कि कोई भी मास है सर हाँ उसमें बेटा, तो मैं इलेक्ट्रॉन। बताते पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है कि नहीं है? हाँ है। तो बताओ उसके अंदर है प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन? नहीं सर। नहीं सर, नहीं बेटा, उसके अंदर भी कुछ रहते हैं सर, वो नाम बहुत अजीब अजीब रहता है। क्वार्क बोलते हैं, क्वार्क्स। हाँ सर, क्वार्क। उसको अंदर रहते नहीं, मत बोलो ऐसा कभी भी। उसके अंदर नहीं रहते ऐसे नहीं बोलो, क्वार्क के मिलने से बनता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। हाँ यस क्या? सर, वही। हाँ, जैसे कि यस दूध सर। से दही बनता है, दूध से घी बनता है, तो क्या दही और घी मिला देंगे दूध बन जाएगा? नहीं सर। क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस अलग है बेटा। हाँ यस सर। दूध से दही बन गया तो वापस दूध नहीं बन सकता वो। वैसे ही इलेक्ट्रॉन बन चुका है तो अब क्वार्क का कोई मतलब नहीं है ना बच्चा? तो दुनिया में 4 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल हमारे सिलेबस के अनुसार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन। समझा? सर फोटोन एक अलग ही पार्टिकल है सर? बिल्कुल बेटा, वो उसमें एनर्जी का पैकेट है, एनर्जी का पैकेट है वो, उसका रेस्ट मास 0 है ना? चुप हो गया। ओके सर। अच्छा निखिल, बंद हो गई आवाज। जैनब बोलो, जैनब। हाँ हेलो सर। बोलो बच्चा, क्या डाउट? सर वो ये रेडिकल वाला सर, ये जो डायग्राम आप समझाए सर, वो समझ में नहीं आया सर। रेडिएशन का? हाँ सर। जो बनाया दाईं तरफ? यस सर। तो मान लो बेटा, अगर कोई भी सरफेस, अगर बोलूं सरफेस कौन सा है नहीं बताऊं, बोलूं एक जनरल सरफेस समझो, तो उस पे अगर लाइट गिरेगी बेटा तो कैसे कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है? हाँ सर, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा या फिर अगर वो एब्जॉर्ब करेगा यस या सर। फिर ट्रांसमिट करेगा, यस सर। है ना? या फिर तीनों कर सकता है, हाँ सर। या 3 में से कोई 2 कर सकता है। ओके सर। समझी? हाँ सर। वही मैंने कहा, Q इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT, एनर्जी कंजर्वेशन। यस सर। अब Q को डिवाइड कर दिया यस सर। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ये नाम हो गया एब्जॉर्प्टिविटी। फ्रैक्शन ऑफ हाँ एनर्जी सर। रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टिविटी। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ओके सर। ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिसिविटी। ठीक है? सर ये अल्फा इज इक्वल टू 1 ले रहे सर, तो ये परफेक्टली ब्लैक सरफेस सर, ये कैसे हाँ हो बेटा, जाएगा? दुनिया के हर सरफेस का बिहेवियर अलग अलग है ना बेटा? यस सर। तो अगर कोई सरफेस ऐसा है जो पूरे एब्जॉर्ब कर ले, उसका नाम क्या हो गया? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके सर। समझी बेटा? हाँ कि यस ब्लैक सर। जो है, व्हाइट जो है, वो कलर नहीं है। यस सर। ब्लैक एंड व्हाइट हेयर इज नॉट कलर। सारे बच्चे सुन लो, ये बॉडी का नाम बेटा, है कि नहीं? जैसे कि मान ले गांव में कोई आदमी अपने बेटे का नाम रख दे, क्या? मजिस्ट्रेट साहब। यस सर। बड़ा होते ही बन जाएगा डीएम तुरंत हो। हाँ सर। नहीं ना जी। हाँ हैं? सर। गांव में किसी बूढ़े बुजुर्ग को देखते बोलते हो क्या मुखिया जी क्या हाल चाल है, इसका मतलब क्या है?
उसको मुखिया बना देगा सर मिलकर तुरंत। नो सर। नहीं बेटा, तो वो नाम है। वैसे ही ब्लैक और व्हाइट यहाँ पे सिर्फ नाम है बच्चा, है ना, इसको कलर मत समझना। ठीक है सर। अच्छा जनाब, हाँ होल्ड, सर। बता यस सर। होमवर्क क्या था बता। सर याद नहीं है सर। मैंने शायद कहा था करंट पूरा कंप्लीट करने के लिए, नहीं याद तुमको? नो सर। कुछ को याद लगता है, कुछ बोलो, कुछ हेलो सर। बोल बच्चा। सर मुझे वो सर पहले क्वेश्चन में सर डाउट था। हाँ सर उसमें सर अगर आप वैसे रखते कि सर आइस मेल्ट हो जाएगी, मतलब जो भीतर वाला सरफेस मेल्ट ही हो जाए तो सर रेडियस कम हो जाएगा ना सर? किसका? वो जो भीतर वाला सरफेस का रेडियस कम हो जाएगा ना सर? अरे बेटा वो तो कोई अलग बॉडी है, वो आइस थोड़ी है भीतर का सरफेस। नहीं सर, मैं अगर आप वो सरफेस ही अगर आइस से बनाते सर, मतलब अगर सिमिलर क्वेश्चन वैसे ही बनता तो सर उसका रेजिस्टेंस बदल जाता ना सर बार बार। बेटा वो आइस नहीं था, वो अलग बॉडी था। हेलो सर। अंदर में आइस रखा हो, जैसे मान लो टीन का एक डब्बे के अंदर, टीन के एक डब्बे के अंदर कोई हमने आइस डाल दिए। सर वो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, मैं एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ कि सर वो डब्बा ही आइस का था। हाँ तो बदल जाएगा रेडियस उसका, फिर आर बदल जाएगा बेटा उसका। ओके सर। ठीक, सुनो खुश, फिर भाग गया ये। अब किससे पूछूं, भागी जा रहा है सब लोग। अर्पित, अर्पित कोई होमवर्क के चक्कर में नहीं है, इसका मतलब तो सब चाहता है कि होमवर्क डिस्कस ना हो। ये सब तुम लोग की साजिश है, साजिश। अग्रिम, अग्रिम अग्रवाल यही भाग गया। चल ठीक है बच्चा, अब नहीं करेंगे डिस्कस, आज पढ़ाते हैं आगे। चलो तो आगे पढ़ाते हैं बेटा, चलो डिस्कस नहीं करेंगे अभी, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगली क्लास में पहले डिस्कस करेंगे फिर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कशन होगा, है ना, और उसमें यही काम आ रहा है कि उसको खत्म करके आना है करंट, है ना बच्चों। चलो आगे पढ़ते हैं बेटा इसमें। तो ये बात थी किसकी बेटा, इरेडिएशन की, है ना। ये बातें किसकी हो गई, इमिट करने की, है ना बच्चा। अब चलो, सॉरी माय मिस्टेक, ये थी रिसीव करने की बात थी बेटा, है ना। क्या थी ये, रेडिएशन रिसीव करने की बात थी बच्चा, ठीक है। अब चलो इमिट करने की बात करें। कुछ बच्चा डिस्कशन का नाम सुन के पहले ही भाग गया। देखो चलो, अब चलो बात करें बेटा इमिटिंग रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन इमिट करने की बात करें, है ना बच्चा। जैसे पहले कौन सी बात थी, पहले बात ये थी बेटा कि समझो कि एक कमरे में, मान ले बेटा एक कमरे में दो बल्ब हैं, बल्ब B1 और बल्ब B2। एक कमरे में दो बल्ब हैं बेटा, B1 और B2, ठीक है। अगर मान लो पहला बल्ब ऑन है और दूसरा बल्ब ऑफ है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये इमिट करेगा और इसके ऊपर गिरेगा, है ना। तो इसके ऊपर गिरने वाली बात हो गई बच्चा, है ना। अब इसके इमिट करने की बात करते हैं, ठीक है बच्चा, है। अब इस पे गिरने की बात नहीं होगी, सिर्फ इमिट करने की बात होगी, ठीक है बच्चा। तो देखो पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट याद रखना, ऑल द बॉडीज, सारे के सारे बॉडीज एबव 0 केल्विन, जिसका भी टेम्परेचर 0 केल्विन से बच्चा बड़ा है ना, इमिट रेडिएशन, इमिट रेडिएशन, है ना बच्चा। जिस बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़ा है उससे रेडिएशन चारों तरफ, स्फेरिकल सिमेट्री चारों तरफ निकल रहा है, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, all wavelengths are available in
इमिशन, समझा बेटा? जब भी इमिट करेगा ना तो इसमें हर तरह का वेवलेंथ होगा। इसके वेवलेंथ की कोई सीमा रेखा नहीं, 0 से इनफाइनाइट। समझ गया बच्चा? चाहे बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे हो, चाहे बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे हो, है ना बेटा? हर टेम्परेचर पर हर तरह का वेवलेंथ निकलता है बच्चा, ठीक है ना? तीसरी बात बेटा, रेट ऑफ इमिशन। रेट ऑफ इमिशन इन एनी वेवलेंथ। रेट ऑफ इमिशन इन एनी वेवलेंथ, कोई भी वेवलेंथ में, है ना बेटा? डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, है ना बेटा? समझा? जैसे कि 20 केल्विन, 30 केल्विन, 50 केल्विन, 100 केल्विन, 200 केल्विन, 500 केल्विन, 1000 केल्विन, 2000 केल्विन, है ना बच्चा? चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, है ना? किसी भी तरह का वेवलेंथ। चलो मान लिया रेड लाइट, तो रेड लाइट सारे बॉडी से निकल रहे हैं, येलो कलर की लाइट सारे बॉडी से निकल रहे हैं, ग्रीन कलर की लाइट सारे बॉडी से निकल रहे हैं, लेकिन कोई भी कलर का लाइट किसी भी बॉडी से निकल रहा है ना बेटा? तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कि कितना निकल रहा है ना बच्चा? 1 सेकेंड में ग्रीन कलर में कितनी एनर्जी बाहर आएगी, वो क्या है? वो क्या है? टेम्परेचर का फंक्शन है बच्चा, ठीक है ना? अब मैं कहूं, एक टर्म यूज करूंगा बेटा मैं अब, ठीक है? अब लिखूंगा मैं टोटल इमिसिव पावर, ठीक है बेटा? टोटल इमिसिव पावर, ठीक है? ये क्या है? ये क्या है बेटा? देखो, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी, 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी, है ना बच्चा? रेट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट, रुको ज्यादा अच्छा ऐसे लिखूंगा, एनर्जी लिखूं ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, है ना बेटा? 1 सेकेंड में कितना एनर्जी इमिट किया, ठीक बेटा? पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, है ना बेटा? बॉडी का जो सरफेस होगा बच्चा, बॉडी का सरफेस होगा, इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जो एनर्जी निकलेगी 1 सेकेंड में, वही हमारा क्या है? टोटल इमिसिव पावर है, ठीक है बेटा? इसको लिखा मैंने क्या? कैपिटल ई। ये है कैपिटल ई, ठीक है बच्चा? ठीक है? इसमें क्या कहोगे? इन ऑल वेवलेंथ, है ना बेटा? सारे वेवलेंथ का मिलाकर के 0 से लेके इन्फिनिटी तक में, मतलब सारा कितना एनर्जी निकला उसके पास से। समझ में आया बच्चा? ठीक है? जैसे कोई अरबपति आदमी की जगह पे घर में इनकम टैक्स का रेट पड़े, ठीक है? लेकिन वो अरबपति आदमी 1 नंबर का लिच्चड़ है। लिच्चड़ मतलब वो पैसा चुरा के रखा है बहुत सारा, लेकिन चवन्नी भी रखा है, अठन्नी भी रखा है, सिक्का भी रखा है, 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100, 500, 2000 सब तरह का रखा है बेटा, ठीक है? जब इनकम टैक्स रेट मारेगा सारा पैसा जमा कर लेगा, है ना बेटा? चाहे रुपया का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 2000 का हो, सबको जोड़ लिया तो वो टोटल इमिसिव पावर। समझ में आ रहे? हर तरह के करेंसी में जितना पैसा उसके पास है सबको जोड़ लिया तो टोटल इमिसिव पावर। हर तरह के वेवलेंथ में जितना एनर्जी निकल गया वो टोटल इमिसिव पावर, ठीक है बच्चा? अब लिख रहा हूं क्या? देखो, अब लिख रहे हैं बेटा
स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। समझा? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर को सिंबल में दूंगा बेटा ई लैम्डा। क्या? वो कैपिटल ई और ये हम क्या देंगे? ई लैम्डा। ठीक है बेटा? इसका मतलब क्या है? तो कहोगे इसका मतलब है इमिसिव पावर क्लोज टू ए पार्टिकुलर वेवलेंथ। समझा बेटा? है ना? 50 करोड़ पकड़ा है नकदी, है ना? उसमें 2000 रुपया वाला कितना नोट, कितना रुपया, ये है स्पेक्ट्रल, है ना बेटा? 100 रुपए वाले में कितना पैसा, वो क्या है? स्पेक्ट्रल। समझ में आया? मतलब किसी एक वेवलेंथ में, चाहे ब्लू में, ग्रीन में, येलो में, है ना बच्चा? ठीक है? तो ई लैम्डा क्या होता है? ई लैम्डा क्या होता है? तो कहोगे डीई बाई डी लैम्डा। ठीक है बेटा? डीई बाई डी लैम्डा। ठीक है बेटा? पर यूनिट वेवलेंथ। समझ में आया? तो इसको देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं ऐसा लिखूं ई इज इक्वल टू, तो क्या कर दोगे? इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ई लैम्डा डी लैम्डा, है ना बेटा? नहीं दिख रहा, कट गया, रुको फिर से। मैं लिखा बेटा ई लैम्डा का मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा डीई बाई डी लैम्डा, है ना बच्चा? इसको इधर ले जाकर के इंटीग्रेट करूं तो बन जाएगा मेरा ई, क्या बन जाएगा? ई लैम्डा डी लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट। समझे बेटा? 0 से इंफिनिटी में, मतलब जितने तरह के वेवलेंथ हैं सब में एनर्जी जोड़ दो तो क्या है? टोटल इमिसिव पावर। किसी एक में कहो तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ठीक है बच्चा? ठीक है, चलो नोट कर लो। और आज के लिए बेटा इतना ही। सर बोलो बच्चा। सर ये ऑल वेवलेंथ अवेलेबल वाला पॉइंट तो गलत हो जाएगा ना सर? कैसे बच्चा? कैसे क्लास सर बताओ? जैसे कोई वेवलेंथ है सर 0+ मतलब थोड़ी 0 से थोड़ी बड़ी है। नहीं समझे, फिर से बोलो। जैसे सर कोई वेवलेंथ है बहुत छोटी है, बहुत छोटी 0.00000 समथिंग, हाँ तो सर उसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ई बराबर एस सी बाई लैम्डा से। हाँ बिल्कुल। तो सर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इतनी एनर्जी अगर है ही नहीं बॉडी के पास। एक बॉडी का ना, एक फोटोन का एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा ना बाबू, है कि नहीं? नहीं सर मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा एमिट करनी पड़ेगी ना उसको। हाँ मैं तुम्हारी बात सुन लिया, तू भी सुन ले बेटा बात मेरी। देख Yes, बेटा ये रेट ऑफ एनर्जी है ना, रेट, यस ये सर। एनर्जी का रेट है ना बच्चा। जो Yes, एनर्जी का रेट है तो समझो, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी वाला होगा अगर, तो बहुत कम फोटोन निकलेंगे उसका। yes, sir। बात समझा? तो ज्यादा निकलने चाहिए फोटोन तो सर, अगर एनर्जी ज्यादा निकलनी है तो। बेटा तो बॉडी के पास जितनी एनर्जी होगी उसी में से निकलना है ना बच्चा। यस सर। जैसे मान लो बॉडी के पास 10 जूल एनर्जी है, अगर एनर्जी उसके पास 10 जूल है और उसको एनर्जी इमिट करनी है बेटा, तो कैसे इमिट करेगा? कम एनर्जी वाले में, कम एनर्जी वाले में ज्यादा फोटोन इमिट करेगा, ज्यादा एनर्जी वाला कम फोटोन इमिट करेगा। बोलो। सर फोटोन की तो वैल्यू फिक्स होती है ना एनर्जी की। चल बता कैसे लिखूं, यहाँ लिखता हूँ। बोलते बेटा अगर मैं बोलूं 4000 प्लस 0.001, इसका मतलब क्या है? इसको बोल सकते हैं लगभग 4000। यस सर। बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो 4000 के लिए क्या है ये? बहुत छोटा है। तो 0 बोल सकते हैं इसको। यस सर। तो तुम कहां से कहां देख पाते हो? 4000 से 7000। यस तो सर। तुम जहां तक देख पाते हो उसके मुकाबले में वो छोटा है कि नहीं? यस सर। तो 10 × 0 है। यस सर। अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब सोच एच बाई लैम्डा करता है बेटा, लो दिख ही रहा, एच बाई लैम्डा करता है तो खुद सोच एच कितना होता है, एच कितना होता है वैल्यू? 10 का पावर -20 होता है बेटा ये। यस सर बहुत कम। अब सोच ये लैम्डा हम 10 पावर -20 करेंगे तब जाके आएगा 1 जूल। यस सर। देख पा रहे हो तुम? यस सर। यस सर।
तो 1 जूल करने के 10⁻⁻20, यहाँ तो इतने में यही लग रहा है बहुत कम हमको। अब आया समझ में? यस सर। हम Thank you, जहाँ sir. से यहाँ देख पाते हैं बेटा, उससे बहुत कम से लेकर के उससे बहुत ज्यादा तक, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, ओके चल बाय बच्चों, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट क्लास में सब लोग कैंट खत्म करके आओ, पहले हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर पढ़ाएंगे।